सब स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षक बहाली को लेकर जो अफरा तफरी का माहौल है पूरे बिहार में, अलग अलग तरीके के दावे हो रहे हैं, सियासी संग्राम की स्थिति हो गई है। बीजेपी तमाम विपक्ष नीतीश को घेरने में तुले हुए हैं कि कहीं ये लैंड फॉर जॉब वाली स्थिति तो नहीं हो गई है, नौकरी तो नहीं बेच दी गई है। माहौल कमोबेश यही बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले पर चर्चा जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जो खुद एक ऐसे डीएसपी के ज्वाइनिंग के को लेकर कटघरे में है जिन पर परीक्षा में गलत तरीके से बहाल होने का आरोप था। आर्थिक अपराध इकाई ने आधिकारिक तौर पर ऑब्जेक्शन भी किया कि ऐसे अधिकारियों को अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन जीतन भाई हमारे उनको डीएसपी बना दिए, बाद में वो जेल गए। ये अलग बात है, इसलिए हमाम में सभी नंगे हैं और उस नंगे हवाम में हम लोग के वैसे आज काला ही पहने हुए हैं, लेकिन इस पर कोई दाग न लगे, ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। देखिए, दो चीजें अभी पैरेलली चल रही है और उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें भी आ रही है। हम उस साक्ष्य के साथ नहीं है। पहला एक ऐसा दिखाया जा रहा है, बेतिया से जुड़ा हुआ मामला है, चितरंजन कुमार यूपी का रहने वाला है, उसका सिलेक्शन हुआ है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरा एक करिश्मा कुमारी लड़की है जिसके बारे में ये दिखाया गया कि 2000 में उसका जन्म ही है और अभी वो परीक्षा टीईटी 2019 में कैसे दे दी। कई तरह के इस तरीके के साथ कुछ ऐसे सेंटर के बारे में भी चल रहा है जहां A to Z रूम के दो रूम के लड़के लड़कियों एक साथ कंपीट कर गए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये बहाली पूरी तौर पे बड़ा घोटाला है। लेकिन हम लगातार चला रहे हैं कि ये एक महा घोटाला है और वो महा घोटाला का मेरा आधार है बीपीएससी द्वारा जारी तमाम वो नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन खुद बीपीएससी के सवालों को घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। तकनीकी तौर पर बीपीएससी रॉन्ग बॉक्स में है, इसलिए हम सारा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये एक बड़ा महा घोटाला है। चलिए, हमारे साथ एक नियोजित शिक्षक है, पूरे इस एपिसोड को काफी करीब से देख रहे हैं, बीपीएससी में वो कंपीट भी किए हैं, पूरा परीक्षा प्रोसेस पर उनकी खास नजर है। मतलब हम लोगों का वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम का एक हिस्सा कह सकते हैं आपको, कि हम लोग जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उस टीम का एक हिस्सा है। स्वाभाविक तौर पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों तक हम लोगों की पहुंच होती है, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, तब तो कुछ नई चीजें आती हैं। तो जिस आधार पर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि महा घोटाला हुआ है, वो तकनीकी आधार है। बाकी परीक्षाओं में क्या हुआ है उसको लेकर जो चीजें चल रही हैं वो वास्ता मेरा नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई है जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के पूरे कार्यशैली पर सवाल खड़े करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब, बताइए क्या आपको लगता है जो सवाल हम अभी कर रहे थे कि तकनीकी तौर पर ढेर सारी गड़बड़ी बीपीएससी के द्वारा की गई है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, इससे हम सहमत हैं, क्योंकि बीपीएससी का विज्ञापन जो है 30 मई को जारी किया गया है। तो 30 मई को जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापक पद 1 से लेकर 12वीं वर्ग के लिए जारी किया गया है, तो उसमें स्टेट एपेयरिंग को भरने के लिए अनुमति नहीं था, सिर्फ सीटेट और बीएड एपेयरिंग का भरने का अनुमति था। तो अभी एक बहुत बड़े स्तर पे जो है लोगों के अभ्यर्थियों के द्वारा स्क्रीनशॉट या वहाँ काउंसलिंग सेंटर में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं लोग कि 23 का स्टेट वाले भी इस भर्ती में शामिल हो गए हैं, जबकि विज्ञापन ये 30 मई से चलकर जुलाई तक फॉर्म लिया गया है, 15 जुलाई तक फॉर्म लिया गया है और स्टेट का विज्ञापन अगस्त के बाद आता है। तो एक तकनीकी भूल यहाँ पर विद्यार्थी या आयोग के द्वारा ये हुआ है कि उन्होंने गलत डाटा डाल के या जैसे भी हो वो अभ्यर्थी बता पाएंगे कि किस आधार पर। ऐसा है कि अगर 2023 के एसटीईटी पास स्टूडेंट को अगर बीपीएससी ने रिजल्ट निकाला है तो ये बड़ा महा घोटाला है, इसको हम महा घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि जो आप वैकेंसी निकाल दिए, नोटिफिकेशन हो गया, ये कोई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्जाम तो बच्चे दे नहीं रहे थे, ये तो आप
अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको आपने कंडक्ट किया। उस समय तक, जिस समय में बीपीएससी का फॉर्म नहीं निकला था, उस समय तक तो 2023 के एसटीईटी का कहीं पता भी नहीं था। इसलिए अगर उसमें पास विद्यार्थी को बीपीएससी क्वालिफाई किया तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और अतुल प्रसाद, अगर ये बात वाकई में ये सही है तो अतुल प्रसाद को जेल के सलाखों के अंदर में होना चाहिए। जो जो इस खेल में शामिल है उनको जेल के सलाखों में रहना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं है। ये एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत आनंद फानंद में परीक्षा लेना, आनंद फानंद में रिजल्ट देना, फिर उसका लाभ बीपीएससी की परीक्षा में देना, ये समझिए कि एक बहुत भी कैलकुलेटिव तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। एक तो ये तकनीकी आपको लगता है कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर किया है, दूसरी क्या? और उसमें जो विद्यार्थी का जो नुकसान हुआ है कि स्टेट 23 के जो बच्चे वहां पर सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, तो उसके पूर्व के जो स्टेट 19 और स्टेट 11 के बच्चे बेरोजगार हैं, उनको एक बहुत बड़े बल्क मात्रा में उनका सीट जो है लग रहा है मेरा नुकसान हुआ। तीसरा, जो नियोजित शिक्षक, ये जो बिहार शिक्षा सेवा नियमावली अध्यापक सेवा शर्त लागू किया गया था अप्रैल में, तो इसके लिए नियोजित शिक्षक के लिए खास कंडिका जारी की गई थी। और उस कंडिका में वो 28 जून को जारी की गई थी। उस कंडिका में जो प्रावधान था कि अंतिम तिथि, जो शिक्षक फॉर्म भरेंगे उनको अंतिम तिथि के पहले एनओसी लेके जमा करना होगा। दूसरा कंडिका था कि उनको, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तीसरा था कि वो जब नए जगह योगदान करने जाएंगे तो विरमण लेके जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़े स्तर पे ये हो गया कि नियोजित शिक्षक को उनके पदों पर ना फॉर्म भरवा के, वो ओपन वैकेंसी जो है उनके उस पद पे फॉर्म भरवाया गया। तो उससे परिणाम ये सामने आया, अभी रिजल्ट आने के बाद 1,22,000 में कम से कम 50% हर सेंटर से नियोजित सेलेक्ट हो गए। तो जो अभ्यर्थियों की आशा था कि लंबे समय से हम बेरोजगार हैं तो हमें नौकरी मिलेगी, उसके उलट क्या हुआ कि नियोजित जो है अच्छे खासे संख्या में शामिल हो गए। और कहीं न कहीं 1,22,000 में हमारा अनुमान है कि 50% के आसपास लोग जो है नियोजित शिक्षक ही सिलेक्ट हो गए। तो अच्छा, हाँ, इसमें नियोजित शिक्षक के साथ मजबूरी ये था कि उसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो लगभग अपने नौकरी से, यानी नियुक्ति के तिथि से ही अन्य जिला में कार्यरत हैं। घर से कोई दूर है, कोई घर के पास है, कोई सालों सालों से कार्यरत है। तो उनको एक चुनौती था कि 20 साल से 15 साल से सरकार उनकी स्थानांतरण नहीं की थी, तो उनको एक आशा का किरण दिखा कि हमें यदि बूढ़े माँ बाप का सेवा करना है, अपने छोटे बच्चों के साथ रहना है, तो हम फॉर्म भर लेते हैं और हम अपने गृह जिला चले जाएंगे तो उस परिवार में समय दे सकेंगे। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक के संगठन के तमाम विरोध के बाद भी 60-65 हजार शिक्षक फॉर्म भरे हैं। उसमें से 40,000 लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं। और सेलेक्ट हो गए शिक्षकों के साथ एक अलग प्रकार की समस्या है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। सेलेक्ट वाले नहीं, उनकी अभी एक मिनट, ये जो 2023 का जो शिक्षा नियमावली है जी, वो शिक्षा नियमावली क्या था जिसके तहत आप फॉर्म भरे थे? जी हाँ, 2003 से बिहार में शिक्षक बहाली के लिए नियमावली बनती रही है। 2003 के बाद 2006 में बनी, फिर 12 में बनी, फिर 14 में बनी, फिर लास्ट 20 में बनी। तो 20 के बाद एक ऐसी नियमावली बिहार सरकार ने बनाई, बहुत उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने पहली बार नीतीश जी के द्वारा पहली बार शिक्षकों की भर्ती एक राज्यकर्मी के रूप में उन्होंने बहाली करने का निर्णय लिया, जो कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 कहलाई। इस नियमावली के अनुकूल ही बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया और उसी नियमावली के अनुकूल जो है शिक्षक के द्वारा फॉर्म भरा गया। उसमें हमको ये बताइए कि नियोजित शिक्षक जो थे उनको क्या उस बहाली के जो नियमावली बनाया गया 2023 में, जिसके आधार पर बीपीएससी ने परीक्षा ली है, उसमें नियोजित शिक्षक को लेकर क्या खास था? कुछ अलग से कोई प्रावधान था? जी, नियोजित शिक्षक का कोई खास प्रावधान, उसके एक अभ्यर्थी जो 2019 के स्टेट पास थे,
या एक शिक्षक जो 2011 से नौकरी कर रहे थे या 2002 से शिक्षा मित्र वाली नौकरी कर रहे थे या 2006 से नियोजित शिक्षक के रूप में प्रखंड शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं, उनको और 2019 के स्टेट पाने वाले बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों के बीच सरकार ने कोई अंतर नहीं रखा। एक ना तो एक रुपये का। क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए जो मानक तय किया गया और शिक्षक को भी उसी मानक पे खरा उतरना था, चाहे वो 2002 से पढ़ा रहे हो या 2006 से पढ़ा रहे हो या 2014 में पढ़ा रहे हो या 2022 में ज्वाइन किए हो। लास्ट वाली 2022 में हुई है, तो उनके और उनके अंतर दोनों में फॉर्म भरने में या नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं रखा गया, ना तो कोई वेटेज दिया गया। उम्र हाँ एक अंतर है, उम्र की सीमा उनको शिथिल कर दी गई। यदि कोई नियोजित शिक्षक 59 साल के भी है वो भी फॉर्म भर सकते थे। इसके अलावे जो उसमें शर्त डाला गया कि फॉर्म भरने से पहले आपको एनओसी लेना चाहिए था, फॉर्म भरने के समय आपके ऊपर कोई निगरानी की जांच नहीं हो, और इसके अलावे और कोई विशेष अंतर नहीं रखा गया, जबकि सरकार के जांच वाली बात लिखी गई थी। जी हाँ, निगरानी में जो जांच में फर्जी शिक्षक हैं या जिनका प्रमाण पत्र का जांच नहीं हुआ है, उनको था कि आप आवेदन देने के पात्र नहीं हैं। तो जो 72,000 जो फोल्डर जिसका गायब है उतने ही आवेदन दिया होगा? बिल्कुल संभव है, इस नियमावली के अनुसार वो आवेदन नहीं किए होंगे। अच्छा, तो वो आवेदन नहीं करे उसकी कोई जांच की प्रक्रिया थी क्या? एनओसी कौन देता था? एनओसी उनके नियोजन इकाई देते थे। अच्छा, तो वही तो मतलब बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें अब समस्या क्या है? इसमें कहाँ इसमें है कि जो नियोजित शिक्षक जो 20 साल से 10 साल से 5 साल से बहाल हो गए थे, उन्हें राज्यकर्मी बनने के लिए तमाम आंदोलन या अन्य चीजों में भाग लेना पड़ रहा था या समय समय पे ऐसा हुआ है, उसके बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। तो ऐसे में कई शिक्षक इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम परीक्षा लेती है सरकार तो हम दे देते हैं, यदि हमें देने से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, इसमें अच्छी बात है, हम राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकली ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया कि जो सरकार के द्वारा शिक्षक को वैकेंसी पे जो उनको जो है शामिल किया गया रिक्त पदों पे, तो उससे ये समस्या हो गया कि अब कोई शिक्षक पहले से काम पटना जिला में कर रहे हैं और उनको बहाल हुए रिक्त पदों पे उनके मेधा के अनुसार किशनगंज मिल गया। अब किशनगंज मिल जाने से वो काउंसलिंग कराने से भाग रहे थे, तो फिर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि 24 तक आप 25 तक काउंसलिंग कराते हैं, 19 से ये प्रक्रिया जारी है, तो आप 25 के बाद विद्यालय में चले जाएंगे। उनकी एक और चिंता थी शिक्षक की कि हमारा अभी नियुक्ति तो हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, बाद में हमें नियुक्ति पत्र 2 तारीख को मिलेगा, तो 2 तारीख को मिलने के बाद भी उनकी नियुक्ति पत्र जो है। सुनिए एक मिनट, इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है? इसमें नहीं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको वहां नहीं दे रहा है। हमको ये बताइए, जैसे एक चीज बताए ना, नोटिफिकेशन में किस तरीके से 2023 के लोगों को अगर तवज्जो दी गई है, तो ये जो दिख रहा है वो बहुत गलत किया गया है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावे और एक चीज का जो शर्त का पालन नहीं हो रहा है, विज्ञापन में जो 15 पेज का विज्ञापन जारी किया गया था, उसका जो है 11वां नंबर पेज में लिखा हुआ है, सॉरी ये 10वां नंबर पेज में लिखा हुआ है कि जो विद्यालय का आवंटन हम करेंगे, जिला का आवंटन मेरिट कम चॉइस पे करेंगे, तो चॉइस हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय 3 चॉइस लिया गया, तो उस चॉइस के आधार पे यदि कोई मेरिट में आ रहा है जिस जिला के हिसाब से मिला, और यदि उस तीनों जिला के चॉइस से नहीं मिला तो आयोग अपने स्तर से किसी अन्य जिला को भेज दिया। उसी प्रकार से इनको विद्यालय का भी आवंटन मेरिट कम चॉइस से होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए हिंदी में पटना जिला में 100 सीट है और हिंदी में 50 लोग सेलेक्ट हुए, तो जो 100 सीटों का रिक्त पद था उस पे 50 सेलेक्ट हुए शिक्षकों से ये मेरिट कम चॉइस यानी ऑप्शन लिया जाता, चॉइस लिया जाता पसंद के लिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अब 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना है और उसमें आज 24-25 होने को है, अभी तक ऐसा कोई बात हुई नहीं है, जिससे जो पास कर गए अभ्यर्थी उनको तो नौकरी का प्रश्न है,
लेकिन जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको है कि हमारा चॉइस क्या है, हम कहाँ जाएँगे, कितना दूर मेरा होगा, ये एक प्रश्न उनके साथ भी है। और कोई तकनीकी तौर पे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आपको लग रहा है? एक एग्जामिनेशन पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। एग्जामिनेशन बहुत ही फेयर हुआ था। सवाल जो भी थे अच्छे थे। कठिनाई का स्तर अभ्यर्थियों के द्वारा आम बात है, प्राइमरी में था, सेकेंडरी में नहीं था या था जो भी, लेकिन परीक्षा के क्रम में कोई ये नहीं हो सकता है कि हम कोई प्रश्न उठा दें कि परीक्षा ठीक से नहीं लिया। परीक्षा इतना अच्छे तरीके से लिया गया कि बिहार में ऐसा परीक्षा पहले लोगों ने नहीं देखा होगा, ये तो तय बात है। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जो बीपीएससी में ऑनलाइन किया है वही दिखाना है। तो मान लीजिए कि कोई स्टेट 23 के जगह पे कोई मार्कशीट लगा दिया होगा, वो मार्कशीट ही दिखा रहा है अभी, क्योंकि स्टेट 23 का मार्कशीट तो अभी तक आया ही नहीं। तो उससे क्या दिक्कत हुआ कि अधिकांश जो माध्यमिक शिक्षक हैं बेरोजगार में अभ्यर्थियों में, उसमें 50% सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं और हमारे शिक्षक में भी 1/3 सोशल साइंस के शिक्षक हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि जो 5000 सीटें 5425 सीटें पे चयन होना था, उसमें आधा शिक्षक के पास चले गए सीट, और वो शिक्षक का चयन +2 में भी हो रखा है। तो जो एक्चुअल 26,000 स्टेट 19 के बच्चे थे, वो बच्चे तो अभी भी सड़क पे हैं। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि किस तरीके से, देखिए तकनीकी तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। अब इसमें एक चीज ये करना चाहिए था, या आगे भी किया जा सकता है। जब हम TR2 की बात कर रहे हैं कि अगली बहाली हम 1 लाख लेंगे, तो आप वो 1 लाख लेंगे, लीजिए, फ्रेश पोस्ट है वो। लेकिन आप जब नियोजित शिक्षक को शामिल कर रहे हैं उसके विशेष कंडिका के प्रावधान पे, तो उनको जो है आप या तो क्वालिफाइंग परसेंटेज रख दीजिए कि आप इतना लाएंगे, आप अध्यापक नियमावली में चले जा सकते हैं। यदि आपको इच्छा है बीपीएससी में शामिल होना है तो आप जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि शिक्षकों का अभ्यर्थियों के पद पे फाइट नहीं होगा। अभी पहले जब फॉर्म की बात हो रही थी, जब परीक्षा लेने की बात हुई, अप्रैल से शुरू हुआ है, 10 अप्रैल से शुरू हुई है पूरा घटनाक्रम, तो कई अभ्यर्थी या सोसाइटी में ऐसे लोग थे, मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षकों की योग्यता पे सवाल उठाते थे। अब जब 65,000 में से 42,000 आ गए हैं चुन के, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे प्रश्न उठा रहे थे। तो ये शिक्षकों की भी ये स्थिति को समझना होगा। आप शिक्षक से विद्यार्थी नहीं लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि हम उसी पाठ्यक्रम को 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से पढ़ा रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उससे बेहतर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उन तकनीकी चीजों को आपने हमें बताई, लेकिन जिन सवालों को हम समझना चाहते थे कि देखिए परीक्षा के अंदर में मार्क्स को लेकर कट ऑफ क्यों नहीं जारी हुआ, कट ऑफ मार्क्स जारी होना चाहिए था, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। कई तरह की तकनीकी पहलू जो है, वो पहलू कहीं न कहीं बीपीएससी को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन जो तकनीकी पहलू है, मतलब नियम संगत जो चीजें हैं, वो कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी, और उसमें सबसे ऊपर यह है कि 2023 के बच्चों को अगर आपने जो STT पास किया है, उसको अगर आपने अपॉइंटमेंट दिया है, या फिर यूपी के बच्चों को भी आपने परीक्षा में पास कर दिया है, रिजल्ट दिया है, तब तो फिर खेला हुआ है। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।